दोस्तों कहा जाता है पुराने वक्तों में एक नेक दिल बादशाह की 8 बेटियां थीं। बादशाह बड़ा अक्लमंद आदमी था। 8 शहजादियां एक से बढ़कर एक हसीन थीं। सबके बाल सुनहरी रंग के थे। 8वीं और छोटी शहजादी के बाल काले और गुंगियाले रंग के थे। बादशाह के दरबार में बड़े से बड़े आलम और फाजल लोग भी रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा नजूमी था जिसका नाम सलीम था। दोस्तों उसने 7 शहजादियों के मतलब ये पेशन गोई की कि 7 शहजादियां मामूली किस्म की हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है। हालांकि उन सबके बाल सुनहरी रंग के थे, इसलिए मलका ये समझती थी कि मेरे खानदान में किसी के भी यहाँ सुनहरी बालों वाली शहजादियां पैदा नहीं हुई, इसलिए इनकी तकदीर बड़ी अच्छी होगी। लेकिन नजूमी की बात सुनने के बाद मलका बहुत उदास रहने लगी। लेकिन जब उसके यहाँ 8वीं शहजादी पैदा हुई तो शहजादी के बाल काले रंग के थे। दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और नजूमी ने जब उस शहजादी को देखा तो कहने लगा, ये शहजादी 7 सल्तनतों की मलका बनेगी। दोस्तों बादशाह भी इस पेशगोई से बड़ा खुश हुआ। यूं सब शहजादियों की परवरिश बड़े लाड प्यार से होने लगी, मगर मलका छोटी शहजादी का बड़ा ख्याल रखती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी पसंद के कपड़े उसे पहनाए जाते, जो वो खाने को कहती उसे फौरन मुहैया किया जाता था। उसकी 7 बहनें उससे बहुत जलती थीं। आखिर इसके सर पर कौन से सरखाब के पर लगे हैं जो अम्मी जान इसकी बात मान लेती हैं, जबकि हमारी बात नहीं मानी जाती और उसे जो चाहती हैं खाती पिलाती हैं। शहजादी फरीहा को इन बातों से बड़ा दुख होता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का खाती पहनती हैं। इसमें दूसरी बहनों का क्या जाता है, वो भी अम्मी जान से जो चाहे मांग लें, उन्हें कौन रोकता है। बाहर वो सब उससे हंसकर बात करती थीं, मगर अंदर ही अंदर वो सब उसके खिलाफ साजिशें बनाती थीं। सबसे बड़ी शहजादी की मंगनी एक वजीर के बेटे से हो गई। दूसरी शहजादियों की शादी के बारे में बादशाह को कोई भी फिक्र नहीं थी। छोटी छोटी सल्तनतों के कई शहजादों के पैगाम आ रहे थे, मगर उनमें से अक्सर शहजादे शहजादी फरीहा से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। अब तो सब बहनें बड़ी फिक्रमंद होने लगी कि हमारे होते हुए सारे शहजादे छोटी शहजादी से शादी करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी शहजादी ने एक मंसूबा बनाया। उसने अपनी खास खादमा को अपने साथ मिलाया और उससे दरख्वास्त की कि वो अपनी बहन को रास्ते से हटाना चाहती हैं। इसलिए एक दिन वो सब मिलकर जंगल में पहुंचे। वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। इसी काम के लिए उन्होंने एक वजीरजादे को भी अपने साथ मिला लिया था। एक रोज वो जंगल में पहुंचे। वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। दोस्तों वो सब झोंपड़ी के अंदर चले गए तो जादूगर पूछने लगा, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए हैं। वजीरजादे का दोस्त जो पहले से ही जादूगर को जानता था, वो कहने लगा, हजूर क्या अर्ज करें, हमारे वजीरजादे आजकल बड़े परेशान हैं। मैंने इनसे आपकी तारीफ की तो ये बोले कि चलो उनसे जाकर मिलते हैं। इस किस्म की चिकनी चुपड़ी बातों के बाद वजीरजादे ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसी वक्त उस बूढ़े जादूगर की आंखों में एक चक्कर सा घूमने लगा। फिर वो कहने लगा, शहजादी फरीहा को ले जाकर पहाड़ पर जो बड़ा किला मौजूद है उसके अंदर बंद कर दो। वजीरजादा और उसका दोस्त बड़े खुश हुए। उन्होंने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और वापस चले आए। दोस्तों शाही महल की छत पर अचानक शोर बरपा हो गया कि शहजादी फरीहा पलंग समेत गायब हो गई है। जब मलका ने ये बात सुनी तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। बादशाह भी बड़ा परेशान हो गया। उसने सारे वजीरों और खादमाओं को बुलाया, मगर शहजादी का कोई पता नहीं चला। शहजादी की दूसरी बहनें बड़ी खुश थीं, लेकिन मलका तो शहजादी के गम में बीमार पड़ गई। बादशाह बेचारा भी बड़ा गमगीन रहने लगा। दोस्तों वो नजूमी सलीम बादशाह की दिलजोई कर रहा था और कहने लगा कि शहजादी को कोई हादसा पेश आ गया है, मगर आगे चलकर यही हादसा शहजादी के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। वो बादशाह और मलका को तसल्लियां दे रहा था, मगर वो तो शहजादी को अपने सामने देखना चाहते थे। सलीम ने अपने इल्म के जोर से बताया कि शहजादी एक बहुत बड़े किले में बंद है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है, मगर वो दरवाजा लोहे का बना हुआ है। दरवाजा हर वक्त ही बंद रहता है और उस किले पर शैतानी ताकतों का कब्जा है।
اس لیے کوئی آدمی وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ دوستو دونوں میاں بیوی بڑے پریشان ہوئے۔ رفتہ رفتہ شہزادی کے گم ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ قریب ہی ریاست کا ایک شہزادہ جو شہزادی سے شادی کرنے کی آس لگائے بیٹھا تھا، جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ بڑا باہمت نوجوان تھا۔ اس نے اپنی ریاست کا کام وزیر کو دیا اور خود سلیم کے بتائے ہوئے پتے پر شہزادی فریحہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک تیز رفتار گھوڑا لیا، کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا جنگل سے گزرتا ہوا آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دوستو ایک دن کا واقعہ ہے کہ گھوڑا اچانک ایک جگہ پر رک گیا۔ شہزادے نے ایڑی لگائی مگر گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہیں ہلا۔ اب شہزادہ بڑا گھبرا گیا، کیونکہ گھوڑا تیز رفتار ہونے کے علاوہ بڑا وفادار جانور تھا۔ شہزادے نے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو وہاں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ چاروں طرف خالی چٹیل میدان تھے، لیکن جیسے اس نے گھوڑے کے پاؤں کی جانب دیکھا تو گھوڑے کی ٹانگ میں ایک تیر لگا ہوا تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا یہ تیر کہاں سے آیا۔ اس نے تیر کو جلدی سے باہر نکالا۔ اس نے گھوڑے کے زخم پر مرہم پٹی باندھی اور تیر کو ہاتھ میں لے کر بڑے غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس پر خاص زبان میں باریک حرفوں میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دوستو شہزادہ اس تحریر سے بالکل ناواقف تھا، اس لیے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکا کہ یہ کون دشمن ہے جس نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا ہے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر ایک سمت کو چل دیا۔ اب اسے اس دشمن کی تلاش تھی جو اس پر چھپ کر وار کر رہا تھا۔ جب اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تو اس نے وہ تیر اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ شہزادہ چلتے چلتے ایک جنگل میں داخل ہوا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کھڑی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے پاس گیا۔ جھونپڑی اندر سے بالکل خالی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو ایک پیڑ سے باندھ کر سستانے لگا۔ دوستو ابھی اس نے کمر سیدھی ہی کی تھی کہ وہاں ایک مور آ نکلا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ مور بڑا خوبصورت تھا۔ وہ شہزادے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ بڑے پیار سے اس کے پروں پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ اس کی انگلی میں ایک سوئی چبھ گئی۔ وہ ایک دم سے چونک پڑا۔ مور کی پیٹھ پر ایک سوئی گڑی ہوئی تھی۔ شہزادے نے آہستہ سے اسے باہر نکالا تو مور ایک حسین و جمیل نوجوان میں بدل گیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہزادے کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ دوستو شہزادہ اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے، تو شہزادہ بولا آپ کون ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگا شہزادی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں فلاں ملک کا شہزادہ ہوں۔ میں بھی سیر و تفریح کا شوق پر نکلا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی دور نکل آیا۔ ایک روز بولے سے پریوں کے دیش میں چلا گیا۔ میرے پیارے شہزادے، یہ پیاری پیاری مخلوق تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، مگر دور کے ڈول سہانے ہی ہوتے ہیں۔ جب میں ان کے قریب گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان پریوں نے مجھے پکڑ کر اپنی ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی پری تھی جس کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کو کنویں میں پھینک دو۔ شہزادی کی سالگرہ کے دن ہم اس کے کباب بنا کر کھائیں گے۔ میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ پریوں نے میرے ہاتھ اور پیر جکڑ دیے اور مجھے کھینچ کر لے گئیں، اور انہوں نے مجھے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے کنواں خشک تھا، ریت اور مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ میں وہاں بڑی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا دیکھ کر میرے تو حواس ہی گم ہو گئے۔ میرے کانوں میں گانے کی آواز آئی۔ جب میں آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا تو گانے کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اندھیرے میں مجھے موم بتی کی طرح ایک روشنی نظر آئی۔ میری زبان سے نکلا کون ہے؟ تو آگے سے آواز آئی، اے مصیبت زدہ آدمی، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس کنویں سے باہر نکال دوں گا۔ اس وقت کو غنیمت جانو ورنہ تم بڑا پچھتاؤ گے۔ مگر میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں تو دو ہاتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے میری رسیاں کاٹ دیں اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے روشنی تیز ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میں کنویں سے باہر کھڑا تھا۔ میرے لیے تو وہ کوئی فرشتے سے کم نہیں تھا۔
उसने मेरी जान बचाई थी और मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया था। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से आगे बढ़ा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। तो चलते चलते मैं एक शहर में पहुंचा। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इसकी मखलूक को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन जाने कहां से दो परियां आईं। वो मुझे देखकर हंस पड़ी। एक बोली, यही वो इंसान है जिसे सालगिरह के मौके पर हम कबाब बनाकर खाएंगे। दूसरी कहने लगी, मगर इसे तो शहजादी ने कुएं में डाला था। पहली बोली, क्यों? वो इसलिए कि शहजादी जादू के जरिए इसकी शक्ल तब्दील करना चाहती थी। मैं उनकी बातों से बहुत ही घबरा गया। मैं दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं मांगने लगा। उसी लम्हे उन परियों ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और एक परी ने ये सुई मेरी पीठ में चुभो दी और देखते ही देखते मैं मोर बन गया और उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया। शहजादा बोला, अब तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? तो मोर शहजादा बोला, जहाँ आप चाहेंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगा। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी खिदमत अपना फर्ज समझता हूँ। शहजादा मुस्कुराकर कहने लगा, यहाँ पर एक पहाड़ है, उस पर एक बहुत बड़ा किला वाक़या है। उस किले के अंदर शहजादी कैद है, मैं उसे छुड़ाने ही जा रहा हूँ। तो मोर शहजादा कहने लगा, चलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ पहुँचकर ही दम लेंगे। दोस्तों, मोर शहजादा और दूसरा शहजादा घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि बहुत दिनों के बाद वो एक बस्ती में दाखिल हो गए जो दरिया के किनारे पर आबाद थी। बस्ती के लोगों ने उन दोनों की बड़ी आओभगत की, उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया और आराम करने के लिए पलंग बिछा दिए। गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और पूछने लगा, ऐसे मालूम होता है आप किसी मुश्किल काम पर जा रहे हैं। तो बड़ा शहजादा कहने लगा, हजूर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या आपको किसी ऐसे पहाड़ का इल्म है जिस पर एक बहुत बड़ा किला वाक़या है? दोस्तों, ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में चमक दौड़ गई। वो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ। क्या तुम शहजादी फरीहा को रिहाई दिलाने के लिए जा रहे हो? तो शहजादा बोला, जी हाँ। शहजादा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि ये लोग भी शहजादी के बारे में जानते हैं। मगर मेरे प्यारे मेहमान, वहाँ जाना आसान काम नहीं है। बूढ़े मियाँ, हम एक मुश्किल काम को सर करने के लिए चल पड़े हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो बूढ़ा ये सुनकर कहने लगा, शाबाश बहादुर बच्चों, मैं भी तुम्हारा इस काम में हाथ बटाऊंगा। शहजादा बोला, बूढ़े मियाँ आप कैसे हमारी मदद करेंगे? तो वो बूढ़ा कहने लगा, मेरे पास एक सफूफ है, उसे खाते ही आप बिल्कुल छोटे बोने बन जाओगे। तो फिर क्या हम हमेशा छोटे बोने रहेंगे? शहजादे ने पूछ ही लिया। नहीं बेटा, उस सफूफ का असर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद दोबारा तुम अपनी पहले वाली शक्ल में वापस आ जाओगे। तो शहजादा पूछने लगा, बूढ़े मियाँ इस सफूफ का फायदा क्या होगा? तो बूढ़ा कहने लगा, आप इस सफूफ को पीकर छोटे बन जाओगे और फिर आपको किले में दाखिल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और किले का दरवाजा तो हर वक्त बंद रहता है, लेकिन उसकी दीवारों में छोटे छोटे रोशनदान हैं। आप उनके रास्ते आसानी से किले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को भी आप ये सफूफ खिलाएंगे तो वो भी छोटा बन जाएगा। इसी तरह आप उसका मुकाबला कर पाएंगे। दोस्तों, बूढ़े आदमी ने उन्हें घर से वो सफूफ की पुड़िया ला कर दी और वो उनका शुक्रिया अदा कर रास्ते पर चल पड़े। कई रोज के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया और उस पहाड़ पर वाकई एक बहुत बड़ा किला भी मौजूद था। दोनों बहुत खुश हुए। वो चंद कदम आगे बढ़े थे कि उनके कान में मुख्तलिफ आवाजें आने लगीं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? शहजादे ने अपने साथी से पूछा। वो चारों तरफ गर्दन घुमाकर कहने लगा, हजूर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे देखकर चलते हैं। दोस्तों, अचानक उनके सामने धुआं सा फैल गया और वो धुएं के अंदर गुम हो गए। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सर चकराने लगे। मोर शहजादा कहने लगा, मुझे तो ऐसे लगता है ये जादू का असर है, हमें बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। मगर इसी दम धुआं छट गया। एक बहुत बड़ा मूंछों वाला जादूगर उनके रास्ते में रास्ता रोके खड़ा था और वो गरजदार आवाज में बोला, खबरदार, आगे एक कदम भी रखा तो मैं तुम दोनों को जला कर रख दूंगा। मोर शहजादा तो उस अजीबो गरीब आवाज को सुनकर डर गया।
लेकिन बड़ा शहजादा तलवार संभाल कर बोला, अगर तुमने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दोस्तों, जादूगर उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार था, लेकिन शहजादे ने बड़ी अक्लमंदी से वो बूढ़े का दिया हुआ सफूफ उसकी आंखों पर फेंक दिया। जैसे ही उसने वो सफूफ फेंका, वो जादूगर बिल्कुल छोटा हो गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार से जादूगर का सर काट दिया। दोस्तों, अब वो महल के अंदर पूरी तरह से दाखिल हो चुके थे। उन्होंने महल के तमाम कमरों की तलाशी ली। आखिर में उन्हें एक बंद कमरा नजर आया। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उस कमरे को खोलने की कोशिश की तो वो कमरा खुल नहीं पाया। तो शहजादे ने जोरदार मुक्का मारा, जिससे कमरे का दरवाजा खुल गया। उन्होंने गौर से देखा, उस कमरे में हर तरफ धुआं फैला हुआ था, लेकिन उस कमरे के एक कोने पर शहजादी फरिया बैठी हुई थी। वो बेचारी रो रही थी। दोनों शहजादे आगे बढ़े और उन्होंने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, हम आपको बचाने आए हैं। दोस्तों, उन्होंने शहजादी को वहां से आजाद कराया और उन्होंने शहजादी को वो सफूफ पिला दिया और दोनों ने वो सफूफ खुद भी पी लिया। अब वो बिल्कुल छोटे से बोने बन गए। अब वो बोने बनकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे। जब वो बाहर निकल रहे थे तो वहां पर और भी बहुत बड़े जादूगर मौजूद थे। वो उन्हें ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें दरवाजा टूटने की आवाज आ गई थी और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उनका एक जादूगर मारा गया है। लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि तमाम शहजादे और शहजादी बहुत छोटे बन गए थे। वो उनके पाँवों के बीच में से गुजरकर बाहर निकलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो किले की दीवार के पास पहुंच गए। दोस्तों, वो दीवार से बाहर निकल आए और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपने घोड़ों के पास पहुंच गए। वहां से वो सीधे बूढ़े की झोंपड़ी में पहुंचे। उन्होंने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने चंद दिन तक उनकी मेहमान नवाजी की। उसके बाद वो सब लोग शहजादी फरीहा के महल की जानब चल पड़े। काफी महीनों के सफर करने के बाद आखिर वो बादशाह की सल्तनत में पहुंच गए। मलिका और बादशाह अपनी छोटी बेटी को देखकर बड़े खुश हुए और उन्हें ये भी पता चल गया कि ये सारी साजिश बादशाह की 7 शहजादियों और वजीरजादे ने मिलकर की थी। दोस्तों, बादशाह ने वजीरजादे को फांसी के तख्त पर लटका दिया और बड़े शहजादे के साथ शहजादी फरीहा की शादी कर दी गई और इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है कि मुल्के बाबल में एक अमीर तरीन आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वो लड़के जवान हुए तो उसके बड़े बेटे सिकंदर ने कहा, अब्बा जान, मेरा इरादा है कि मुल्क मुल्क घूम कर देखूं, आखिर हमारी दुनिया कैसी है। दोस्तों, अमीर आदमी ने अपने बेटे सिकंदर को खुशी से इजाजत दे दी। जब सिकंदर पूरी दुनिया की सैर करके 3 साल के बाद वतन वापस आया तो वो बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए था। उसके तौर तरीके और अदब वाली गुफ्तगू को देखकर अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटे के अजाज में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। उसने अपने सब रिश्तेदारों और दोस्तों को उस दावत में बुलाया। दोस्तों, जब ये तकरीब खत्म हुई तो दूसरे बेटे नादर ने अब्बा जान से दरखास्त की कि अब्बा जी, मैं भी दुनिया की सैर करने और मुल्कों घूमने का इरादा रखता हूँ। अमीर आदमी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने नादिर को बहुत सारा पैसा दिया और नादिर से कहने लगा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई सिकंदर की तरह अच्छी आदत और सलीके सीख कर आओगे तो मैं भी तुम्हारे इजाज में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करूंगा। दोस्तों, नादिर ने अपने वालिद से वादा किया कि मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नेक आदतें और जिंदगी के अच्छे तरीके सीख कर आऊंगा। दोस्तों, आखिर 4 साल के बाद जब नादिर वापस आया तो अमीर आदमी उससे मिलकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नादिर के तो रंग ढंग ही बदल चुके थे। अमीर आदमी ने अपने बेटे नादिर के अजाज में सिकंदर से भी बड़ी दावत दे डाली। उसने अपने सब दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। ये देखकर उसके छोटे बेटे, जिसका नाम अलाउद्दीन था, उसके अंदर भी सैर सपाटे का शौक पैदा हुआ। दोस्तों, अलाउद्दीन बहुत निकम्मा
और निखट्टू किस्म का लड़का था। वो दिन भर अय्याशी करता रहता था। उसे खाने पीने और आराम करने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। जब उसने अपने वालिद के सामने दुनिया की सैर करने का इरादा किया तो रईस आदमी कहने लगा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो तुम जरूर चले जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फायदा पहुंचेगा, क्योंकि तुम एकदम निकम्मे और निखट्टू इंसान हो। दोस्तों, अमीर आदमी ने बादल न खास्ता उसे भी थोड़ी सी रकम देकर रुखसत कर दिया। अलाउद्दीन चलता चलता एक हरी भरी चरागाह से गुजर रहा था। उसने एक चरवाहे को देखा जो अपने कुत्ते को मारना चाह रहा था। अलाउद्दीन कहने लगा, भाई तुम इस कुत्ते की जान बख्शी करा दो और इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें अगर इतनी ही कुत्ते से नफरत है तो ऐसे करो, तुम इसे मुझे दे दो। दोस्तों, चरवाहा कहने लगा, वैसे भी मेरे ये किस काम का है, ले जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। दोस्तों, अभी अलाउद्दीन थोड़ी दूर ही गया था। उसने देखा एक आदमी अपनी बिल्ली को मारना चाह रहा था। अलाउद्दीन कहने लगा, भाई तुम लोग क्यों बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हो और इन्हें कत्ल क्यों करना चाहते हो? तुम ऐसे करो, इस बिल्ली को कत्ल मत करो बल्कि मुझे दे दो। दोस्तों, अभी अलाउद्दीन थोड़ा दूर ही गया होगा। उसने देखा कि बहुत बड़े अकाब झाड़ियों में फंसे हुए थे और भूख और प्यास से बेचारों का बहुत बुरा हाल था। अलाउद्दीन ने अकाब को झाड़ियों से किसी तरह बाहर निकाल दिया। वो बोला तो अकाब इंसानी जुबान में बोला, भाई तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं बहरी उकाबों के सरदार का बेटा हूँ। मैं अपने वालिद को बताऊंगा कि तुमने झाड़ियों से निकालने में मेरी बड़ी मदद की है, और अगर मैं उन्हीं झाड़ियों में फंसा रहता तो भूखों प्यास से मेरी जान निकल जाती। मेरे वालिद अगर तुमसे पूछेंगे कि तुम मेरी जान बचाने के बदले में क्या चाहते हो, तो तुम उनसे वो चिराग तलब करना जो सामने खिड़की में रखा हुआ होगा। मेरे दोस्त, ये जादुई चिराग है। इसकी खासियत ये है कि इसे रगड़कर जो भी चीज मांगी जाए वो खुद ब खुद हासिल हो जाती है। दोस्तों, अलाउद्दीन अकाब के पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो चलते चलते गार में पहुँच गए, जहाँ बहरी उकाबों का बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। दोस्तों, उकाबों के बादशाह ने अलाउद्दीन की बड़ी खातिर मदारत की। आखिर वो अलाउद्दीन से पूछने लगा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। दोस्तों, अलाउद्दीन ने डरते डरते बादशाह से चिराग मांगा। अकाबों के बादशाह ने फौरी तौर पर कहा, ये भी कोई मांगने की चीज है, ये तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। दोस्तों, उसने हुक्म दिया और फौरी तौर पर चिराग अलाउद्दीन के हवाले कर दिया। दोस्तों, चिराग लेकर अलाउद्दीन खुशी खुशी गार से बाहर निकल आया और उसे आजमाने के लिए रगड़कर कहने लगा, मुझे नान कबाब चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दोस्तों, पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा थाल आ गया, जिसमें गरम गरम नान, कबाब और जूस वगैरह रखा हुआ था। अलाउद्दीन ने जी भरकर खाना खाया। उस वक्त शाम भी होने वाली थी और दूर वीराने में कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। उस बेचारे का दिल चाहा, अगर मेरा छोटा सा घर हो, चाहे वो झोंपड़ी ही हो, जिसमें मैं आराम से गुजारा कर सकूं और खाने पीने की बहुत सी लजीज और मजेदार चीजें हों। दोस्तों, उसने चिराग को रगड़ा और पलक झपकते ही उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो रात का खाना खाकर अपने खूबसूरत से घर में सो गया। अगले